Hello everyone, welcome back to my channel. So before starting this video, I would like to congratulate all those students who have got selected in JEE Mains, Advance, and have done really well in NEET. But those students who have not done well in these three exams, they'll get an opportunity next year for sure. So there's no need to be disheartened. Just start working hard again and hopefully you can clear the exams next year. सो आप में से बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं मे बी उन्होंने किसी न किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा होगा या फिर बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा। सो हो सकता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल हो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, बट द बिगेस्ट थिंग इज़ टेस्ट प्रैक्टिस। आप में से बहुत सारे बच्चे टेस्ट को प्रैक्टिस नहीं कर पाते। सो जो लोग भी कोचिंग में एसोसिएटेड हैं वो लोग ज़रूर वीकली या फिर हर 21 डेज़ पे टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, डिस्कशन होते हैं, यू विल गेट सॉल्यूशंस। बट जिनके पास भी ये एक्सेस नहीं है, दे शुड गेट एनरोल्ड इन सम टेस्ट सीरीज और समथिंग लाइक दैट. So a very good friend of mine has started a new venture, a new website he has launched in which there is a team which is organizing test series for different exams like JEE Mains, Advanced, NEET, and several other banking exams also. So if you guys, any of you are interested, then you can go to their website, which is aiots.in, and go through the different courses, the quizzes that you can get, the test series, and if you use this coupon code that is AAK30, you'll get a discount of 30% for NEET and JEE courses, the quizzes. So the basic overall idea is like you'll get around 45 tests. In that 45 tests, you'll get around 30 unit tests, which is chapter-wise tests, and 15 full course tests. And the course fees is around 999 rupees. So if you get 30% discount, it'll be around 700 rupees. And in that way, you can help the channel also. So moving on. So starting today's video, we'll be studying carbon free radicals, its formation and its stability. सबसे पहले बात करें कार्बन फ्री रेडिकल की, तो ये एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट है. इट इज़ अ न्यूट्रल इंटरमीडिएट, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता जैसे कि हम कार्बोकैटायंस और कार्बन आयंस में देखते हैं. दे आर वेरी रिएक्टिव एंड ऑफन कपल्स. कपल्स का मतलब क्या है कि दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो सकते हैं. ये फीचर कार्बोकैटायंस और कार्बन आयंस में नहीं देखा जाता. यानी कि आपने अगर मान लीजिए एक आर फ्री रेडिकल दे दिया और साथ में एक और आर फ्री रेडिकल है, तो ये कंबाइन करके एक अनचार्ज स्पेशल यानी एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे. सो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी, फर्स्ट फ्री रेडिकल वाज डन बाय मोसेस गॉम्बर्ग. इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में काम करते हुए 1900 में एक पेपर पब्लिश किया था इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी. उस पेपर का नाम था एन इंस्टेंस ऑफ ट्राइवेलेंट कार्बन ट्राइफिनाइल मिथाइल. सो इस पेपर में क्या था, वो एक्चुअली में ये रिजल्ट लाना नहीं चाह रहे थे. आई मीन उनका पर्पस ये नहीं था कि कार्बन फ्री रेडिकल को उनको इन्वेंट करना है. वो रिडक्शन करना चाह रहे थे इस कंपाउंड का यूजिंग जिंक. तो जब उन्होंने रिएक्शन किया तो उनको मिला एक येलो कलर का सॉल्यूशन. जब उन्होंने उस येलो कलर के सॉल्यूशन को ऑक्सीजन से पास कराया तो उनको परऑक्साइड का फॉर्मेशन मिला. तो उन्होंने वहां से डिटरमाइन किया कि हाँ जरूर कोई ऐसा कंपाउंड बना है, कोई ऐसा इंटरमीडिएट बना है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है. काफी डिटेल्ड पेपर है, आप चाहे तो इस पेपर को पढ़ भी सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी. सो ये पहला हमारा कार्बन फ्री रेडिकल था. इट इज वेरी वेरी स्टेबल. दिस फ्री रेडिकल इज वेरी वेरी स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, तीन फिनाइल रिंग से रेजोनेंस मिल रहा है उस फ्री रेडिकल को. आगे बढ़ते हैं. अब फॉर्मेशन कैसे होता है कार्बन फ्री रेडिकल्स का. इट इज फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक It is formed by the homolytic cleavage of the covalent bonds. अब हमें पता है कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग से बनते हैं जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. अब जैसे यहाँ मान लें कि ए बी ये कोई कंपाउंड है, एक बॉन्ड है ए बी के बीच में. अगर मान लो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो, जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन में आप बात कर सकते हैं,
यानी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कार्बोकैटायंस और कार्बोनायंस के बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कटायंस और अनायंस बन जाएंगे वहाँ पर। लेकिन अगर डेल्टा ई एन की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो वहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड्स इस तरीके से टूटेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन और बी के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन। तो इनको क्या बोलेंगे हम, रेडिकल्स। ठीक है, फ्री रेडिकल्स। अगर ये कार्बन हुआ है तो उनको क्या बोलेंगे हम, कार्बन फ्री रेडिकल्स। ठीक है, चलो अब बात करें फीचर्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स की। सबसे पहली चीज, ऑक्टेट इनमें इनकम्प्लीट होता है, यानी इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ऑब्वियस बात, ये काफी अनस्टेबल रहेंगे। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी होता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल तो हो सकता, ये एक इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, लेकिन लुईस एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले नहीं सकता, क्योंकि उसके वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है। बात करें इसके मैग्नेटिक नेचर की, तो इट इज पैरामैग्नेटिक नेचर, बिकॉज इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एक स्पिन है, तो उसका एक वैल्यू होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसके पास मैग्नेटिक नेचर होता है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। अगर बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, तो ये sp2 भी हो सकता है और sp3 भी हो सकता है, ये बहुत कॉमन है। ऑब्वियसली किसी भी टेक्स्ट बुक में कहीं भी आप पढ़ते होंगे, आपको ये जरूर बताया गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स कैन बी sp2 एज वेल एज sp3। तो यहाँ हम 2 टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं इसको। अगर कार्बन से जुड़े हुए एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है या फिर उसके बराबर है, तो वहां पर हम sp2 बोलते हैं उसे। ठीक है, sp2 बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है फ्री रेडिकल के पास, वो हमारा किस में होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल में होता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा वेकेंट पी ऑर्बिटल। जैसे CH3 फ्री रेडिकल में देखें, इथाइल फ्री रेडिकल में देखें, या फिर CD3 या CT3, इन सब में देखें, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड मिलेगा आपको। ये सब, इन सब में जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें ही हमारा एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर किसी कार्बन एटम से आप हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब एटम्स अटैच करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp3, यानी कि टेट्राहेड्रल। अब इसको समझाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला तरीका कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब देखो, अगर हमने CF3 को sp2 हाइब्रिडाइज मान लिया, तो यहाँ जो ये इलेक्ट्रॉन है वेकेंट ऑर्बिटल के अंदर, वो फ्लोरीन के लोन पेयर से यहाँ रिपल्शन खाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे एंगल कितना है, 90, यहाँ पे एंगल कितना है, 90। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से ये क्या करता है, उस एंगल को मैक्सिमाइज करने के लिए वो 112 के अराउंड चला जाता, विच इज लाइक क्लोज टू 109 degrees 28 minutes, that is tetrahedral, right? So इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से ये इस शेप में आ जाता है, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा रीजन होता है हाइपर कंजुगेशन। अब हाइपर कंजुगेशन एक स्पेशल टाइप का हाइपर कंजुगेशन है, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा फ्लोरीन के लोन पेयर्स होते हैं, वो CF बॉन्ड, ये जो हमारा CF बॉन्ड है, उसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते रहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता अगर वो एक प्लेन में हुए तो। ठीक है, और तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारा एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर इस ऑर्बिटल का जिसमें इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, वो अगर आप sp2 में देखें, अगर हम sp2 में बात करें, दैट इज 33% एस कैरेक्टर, और sp3 में बात करें तो 25% एस कैरेक्टर। तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो वो कहाँ रहना ज्यादा पसंद करेगा, वो sp2 में रहना पसंद करेगा या sp3 में रहना पसंद करेगा, sp3 में रहना ज्यादा पसंद करेगा। तो क्यों, क्योंकि वहां पर लेस एस कैरेक्टर है, तो जो क्लोज होगा न्यूक्लियस के वो कम क्लोज होगा, लाइक एस कैरेक्टर कम है तो न्यूक्लियस के दूर रहेगा, तो ज्यादा वो स्टेबल रह सकता है उस ऑर्बिटल के अंदर, इसलिए वो sp3 में जाना प्रेफर करता है। चलो नेक्स्ट बात करें स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। अब देखो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी। अब ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट है, जैसे कार्बोकैटायंस थे वैसे ही सिमिलर ये भी होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं इसमें। अब देखो इनको स्टेबिलिटी मिलती है +m +i और प्लस हाइपर कंजुगेशन से, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच कर दो आप,
अब वो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप रेजोनेंस से कर सकते हो, इंडक्टिव से कर सकते हो, और हाइपर कंजुगेशन से कर सकते हो। हमने जब जीओसी पढ़ा था तो वहाँ पे जब रेजोनेंस पढ़ा था तो वहाँ भी देखा था, जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था वहाँ भी देखा था, और जब हाइपर कंजुगेशन पढ़ा था वहाँ भी देखा था कि कार्बन फ्री रेडिकल में किस तरीके से ऑपरेट होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लीज़ जाकर देख सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके स्टेबिलिटी के। अगर हम पहला एग्जाम्पल देखें तो वहाँ दिया हमें CH3 फ्री रेडिकल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल एंड टर्ब्यूटाइल। अब देखो यहाँ बात करें तो कौन सा इफेक्ट यहाँ लागू होगा, पहले ही वो देखो। ठीक है, यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन का थोड़ा सा इंडक्टिव लग सकता है CH3 के अंदर, यानी कि स्मॉल इंडक्टिव है, बाकी बहुत नेग्लिजिबल होगा क्योंकि CH के बीच में हम EN वैल्यू का डिफरेंस बहुत कम मानते हैं। इथाइल में बात करें तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा विथ 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम बात करें नेक्स्ट कंपाउंड के अंदर तो यहाँ पे 6 अल्फा एच होंगे जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन हो रहा। नेक्स्ट बात करें तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है हाइपर कंजुगेशन के साथ। तो अगर हम याद करें जो ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, हमने देखा था पहले एरोमेटिसिटी, देन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। यानी कि हाइपर कंजुगेशन की जो प्रायोरिटी होती है वो ज़्यादा होती है इंडक्टिव से, तो हम क्या बोलेंगे, हाइपर कंजुगेशन को ज़्यादा वैल्यू देंगे। और स्टेबिलिटी ऑफ एनी इंटरमीडिएट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रोवाइड कर सकते हैं उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट सेंटर पे। तो यहाँ बात करें तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो हम सबसे ज़्यादा इसको स्टेबल मानेंगे, देन 6 अल्फा हाइड्रोजन, देन 3 अल्फा हाइड्रोजन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर है, यानी हम बोल सकते हैं कि टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन हमारा मिथाइल। नेक्स्ट बात करें तो देखो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये ऐसा आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है कार्बन जो हमारा फ्री रेडिकल है। और यहाँ पर हम बात करें तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हम बोलेंगे रेजोनेंस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है हाइपर कंजुगेशन से, तो दिस इज मोर स्टेबल। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर ज़्यादा एक्सटेंडेड रेजोनेंस होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से यहाँ पर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी हाइपर कंजुगेशन से। नेक्स्ट बात करें, अब यहाँ देखो इस कंपाउंड में बात करें तो ऐसे कंपेयर करते हैं हम CH3 फ्री रेडिकल से। ज़रा ध्यान से देखो कि अगर हम यहाँ O को बात करें, O की बात करें तो क्या O डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस फ्री रेडिकल पे? सोच के देखो, तो यहाँ पर वो करता है और ज़्यादा स्टेबलाइज भी करता है। सो एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट दिस इज मोर स्टेबल देन द मिथाइल फ्री रेडिकल। अब होता क्या है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और ये बन क्या जाएगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड O CH3, कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब आप बोलोगे सर ये तो अनस्टेबल है, O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन देखो ध्यान से देखो वो उसको स्टेबलाइज कर रहा। ठीक है, यहाँ रेजोनेंस से वो स्टेबलाइज कर सकता है। अब जिसको समझते हैं MOT से, अब देखो हमने यहाँ पे देख लिया इस कार्बन का 2p जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो 2p जो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज था उसके अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ऑक्सीजन के पास जो 2p है, जो बॉन्डिंग जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब इसको आप 2px मान सकते हो, जो भी है। अब जब ये ओवरलैप करेंगे, जब ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग बना और एक एंटी बॉन्डिंग बना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, 3। तो अगर इस तरह से फिल करें, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ गए। ठीक है, ऑफ बॉल्स रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। अब ध्यान से देखा जाए तो आप बोलोगे कि सर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, दैट मीन्स आपका बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो गया, स्टेबिलिटी घट जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही क्यों। बट यहाँ पे जो ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर है इट इज ग्रेटर देन 0, लाइक बॉन्ड ऑर्डर तो है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आउट नंबर कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स से, तो इसी रीजन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसफर होगा, और इस तरह से होता है कि वो मिथाइल से ज़्यादा स्टेबल हो जाए, क्योंकि मिथाइल के अंदर ऐसा कोई इफेक्ट है नहीं स्टेबलाइजेशन का। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि आप यहाँ इसमें भी देख सकते हो CH2 फ्री रेडिकल NH CH3, यहाँ पे भी ट्रांसफर होगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम चीज होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ पे बहुत कॉमन से एक एग्जांपल है, यहाँ देखो
हमारा पहले एम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है। कहाँ पर? ये रहा। दूसरे में बात करें तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। लास्ट में बात करें तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर इंडक्टिव के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई टाई नहीं है, किसी के पास सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और कहीं रेजोनेंस तो है ही नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? सबसे ज़्यादा हमारे पास हो जाएगा बी, देन हमारा हो जाएगा डी, देन बात करेंगे हम सी की, देन बात करेंगे हम ए की। जिस तरह से कार्बोकैटायन को देखते थे वैसे ही हम कार्बन फ्री रेडिकल्स को भी देख सकते हैं क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं। नेक्स्ट बात करें, देखो यहाँ पे मिक्सचर है रेजोनेंस का, हाइपर कॉन्जुगेशन का और इंडक्टिव का। ठीक है, देखो पहले में क्या रेजोनेंस हो सकता है? नहीं, तो यहाँ पर नो रेजोनेंस। दूसरे में रेजोनेंस हो सकता है? यस, यहाँ रेजोनेंस प्रेजेंट है। तीसरे में रेजोनेंस? नो रेजोनेंस। चौथे में रेजोनेंस? नो रेजोनेंस। तो ऑब्वियस सी बात है बी सबसे आगे आने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ए सी डी की, तो ए में देखो क्या यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है? यस, यहाँ पर एक अल्फा एच प्रेजेंट है। अगर हम बात करें सी के अंदर तो वहाँ कितना अल्फा एच प्रेजेंट है? 3 अल्फा एच प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें डी की तो वहाँ पे 0 अल्फा एच। ठीक है, तो यहाँ से ए सी डी में भी आप देख सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा अल्फा एच है तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ ऑर्डर लिख सकते हैं बी सबसे ज़्यादा क्योंकि वहाँ रेजोनेंस हो रहा है। देन हो जाएगा हमारे पास सी क्योंकि वहाँ पर 3 अल्फा एच है। फिर हो जाएगा हमारे पास ए, देन हो जाएगा हमारे पास डी क्योंकि वहाँ पर वो जो फ्री रेडिकल है वो एक ऐसे एटम पे है जो एक sp हाइब्रिडाइज्ड है वो। ठीक है, वहाँ पे एस कैरेक्टर और भी ज़्यादा बढ़ गया है। एस कैरेक्टर बढ़ गया तो न्यूक्लियस के क्लोज आ गया, न्यूक्लियस के क्लोज आ गया तो वो अनस्टेबल हो जाए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। नेक्स्ट बात करें, अगले एग्जाम्पल में देखो यहाँ देखो यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये लीनियर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। लीनियर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगले में बात करें, अब देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ए और बी दोनों में सेम बनने वाले हैं, सेम नंबर में बनने वाले हैं, लेकिन एक लीनियर कॉन्जुगेशन और दूसरा क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन तो लीनियर क्रॉस में जब भी कंपटीशन होता है, जब भी इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड, इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो हमेशा लीनियर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। और सी के अंदर तो बहुत कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों के कंपैरिजन में, तो किसी भी एंगल से क्रॉस कॉन्जुगेशन खराब नहीं होता। इट्स जस्ट दे आर वेरी 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 I mean, not very, I mean, they are slightly less stable as compared to linear conjugation, that's it. देखिए ज़्यादा रेजोनेंस तो इसके अंदर है इसलिए वो स्टेबल ज़्यादा रहेंगे। तो हम बोल सकते हैं इस तरीके से लीनियर, देन क्रॉस, देन हमारा स्मॉल नंबर ऑफ रेजोनेंस। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ देखो यहाँ पे इतनी फिनाइल है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेजोनेंस है, यहाँ पर 2 फिनाइल का रेजोनेंस है और यहाँ पर 1 फिनाइल का रेजोनेंस है। यहाँ सबसे ज़्यादा रेजोनेंस हो जाएगा, देन यहाँ थोड़ा कम और यहाँ पर सबसे कम। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस। इस तरीके से यहाँ कार्बोकेटायंस में भी सेम चीज़ होगा, लेकिन कार्बन आयंस के अंदर चीज़ें बदलती हैं जो हमने पिछले वीडियो में बात करी। अब बात करते हैं फैक्टर्स जो डीस्टेबलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को। डीस्टेबलाइज कैसे करेंगे? सबसे पहला फैक्टर है परसेंटेज एस कैरेक्टर। हम बात करें पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर जिस ऑर्बिटल में हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बात करें अल्काइल की, अल्किनाइल की और अल्काइनाइल की, अल्काइल के अंदर हमारा ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को यहाँ ध्यान से देखो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, देन यहाँ sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, और इधर से अगर हम इधर के इधर जा रहे हैं तो हमारा जो एस कैरेक्टर होगा, एस कैरेक्टर वो डिक्रीज कर रहा, यानी एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसके अंदर है? यहाँ पर ये मैक्सिमम है एस कैरेक्टर, यहाँ पर मिनिमम है एस कैरेक्टर। ठीक है, अब मैक्सिमम एस कैरेक्टर यानी कि वहां पे अनस्टेबल हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा? रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी उन ऑर्बिटल्स की, और एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर रह नहीं सकता। इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जो स्टेबिलिटी होगी वो अल्काइल्स की ज़्यादा होगी देन अल्किनाइल्स की देन अल्काइनाइल्स की। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स की। अगर एक ही पीरियड में बात करें हम तो साइज का उतना भी वेरिएशन नहीं हो पाता, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। यहाँ देखें तो यहाँ से अगर अक्रॉस जाएं हम लेफ्ट राइट तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो हमारा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा?
डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज रह नहीं सकते। आई मीन जस्ट लाइक कार्बोकेटायंस, यहाँ पे भी ऑर्डर इस तरीके से ही रन करेगा। नेक्स्ट बात करें पोलराइजेबिलिटी की। देखो यहाँ हम बात करें एक ग्रुप के अंदर, एक ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज का काफ़ी वेरिएशन होता है। साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि जो हमारा डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, यानी जो हमारा डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो हमें पता है न्यूक्लियस के क्लोज जाएंगे तो हमारा क्या होगा, एस कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, दूर जाने पर एस कैरेक्टर घट जाता है। जो हमारा जो आउटोमोशल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल रहेंगे अगर वो दूर रहेंगे तो। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे यहाँ पर, आई फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है देन बी आर फ्री रेडिकल देन सी एफ सी एल देन एफ। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स की। तो फॉर्मेशन बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। नेमली सबसे पहले हम बात करेंगे हीट की। ठीक है, हीट यानी कि आप टेम्परेचर अगर अराउंड 500 या उससे ज़्यादा देंगे तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे कि आप देखते हो कि मोनोहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस के अंदर हमें देखने को मिलता है जो हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। इनको आप पायरोलिसिस भी बोलते हो, यानी कि पायरो यानी कि थर्मल एनर्जी के साथ आप लिसिस यानी कि आप बॉन्ड्स को तोड़ रहे हो, यानी होमोलिटिक फिजन विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। लाइट का भी यूज कर सकते हो आप। लाइट में आप यानी जो फोटॉन्स की एनर्जी होती है उसको बॉम्बार्ड करा सकते हो बॉन्ड्स के ऊपर, तो जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है उसको वो ओवरकम करके वहां पे फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। इसको आप फोटोलिसिस भी बोलते हो, क्योंकि फोटो एनर्जी यानी कि लाइट की एनर्जी को यूज करके आप इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड्स का है वो क्या करा रहे हो, होमोलिटिक फिजन करा रहे हो। आप इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर सकते हो, यानी इलेक्ट्रोलिसिस, यानी आपने सुना होगा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम लोग, यानी कैथोड्स और एनोड्स का वहां पे यूज होता है। पेरोक्साइड्स का यूज कर सकते हो, ये अच्छे इनिशिएटर्स होते हैं। और रेडिकल्स यानी कि एक बना बनाया रेडिकल अगर आप डाल दो किसी रिएक्शन के अंदर तो वहां पर वो चेन को, मतलब जो रिएक्शन है उसको इनिशिएट कर सकता है। तो रेडिकल्स भी फ्री रेडिकल्स को फॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे आपने एच न्यू ले लिया यानी कि लाइट ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपल्शन होता है ओ को ओ के बीच में, तो ये बन जाएगा आर ओ फ्री रेडिकल। ठीक है, आप हैलोजन ले लें तो यहाँ भी बन जाएगा 2x फ्री रेडिकल। और आप ये रिएक्शन ले लें यानी कि यहाँ पर अगर आप फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराना चाहें तो पहले तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बन जाएगा पी एच सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल, ये 2 बार बनेंगे। और फिर फर्दर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, 2 pH फ्री रेडिकल प्लस 2 moles ऑफ CO2 गैस ये रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलर चीज हमारा कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर भी होता है। अब बात करते हैं कोल-बेस इलेक्ट्रोलिसिस की। तो यहाँ हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया और जब एनोड पे यहाँ हमने एक सोडियम सॉल्ट ले लिया है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ हमने ऑक्सीडेशन कराया है एनोड पे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का लॉस कराया हमने तो हमें क्या मिला, 2 moles ऑफ आर सी डबल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, हमने करा दिया इसका ऑक्सीडेशन। फर्दर क्या होता कि यहाँ जो आर सी का बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये बन जाता है 2r फ्री रेडिकल प्लस 2 moles ऑफ CO2। ठीक है, फर्दर ये दोनों r कंबाइन होके RR बन जाते हैं। तो एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि कितने मोल्स ऑफ गैसेस निकलते हैं यहाँ पर। 2 मोल यहाँ पे CO2 का निकल जाएगा और 1 मोल आपका जो भी गैस होगा उसका निकल जाएगा। आप इलेक्ट्रोलिसिस से यहाँ जैसे ऊपर आपने एल्किन बना दिया आर आर, आप एल्कीन भी बना सकते हो और अल्काइन भी बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बात करें इस कंपाउंड का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल देन CH2 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा। देन सिमिलर स्टेप ये इधर जाएगा और ये इधर भेजें, ये इधर भेजें और ये इधर भेजें, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी फर्दर यहाँ पर बन जाएगा CH2 देन CH2, यहाँ फ्री रेडिकल प्लस 2 moles ऑफ CO2। फर्दर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ पर अल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। यानी कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस से आप ये जस्ट एक एक्सटेंडेड पार्ट हुआ कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस का, यहाँ अल्कीन का भी फॉर्म कर सकते हो, सिमिलरली अल्काइन के भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पर कराएंगे इसका ऑक्सीडेशन तो ये बन जाएगा C
डबल बॉन्ड O, यहाँ फ्री रेडिकल, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर फ्री रेडिकल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ बनेगा फ्री रेडिकल, यहाँ फ्री रेडिकल प्लस 2 मोल्स ऑफ CO2। अब ये कंबाइन करके क्या बना देंगे, ये बन जाएगा हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। हमारा ये क्या बन गया, अल्काइन। यानी अल्काइन का भी फॉर्मेशन आप कर सकते हो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस से। नेक्स्ट बात करें NBS और NCS, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। अब ये किसका सब्स्टिट्यूट है, अगर आपको हैलोजिनेशन या फिर ब्रोमिनेशन कराना है, आई मीन ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन कराना है इन स्पाइट ऑफ यूजिंग हाई टेम्परेचर, यानी कि आप या तो आप ब्रोमीन और क्लोरीन को हाई टेम्परेचर यानी 600-700 डिग्री सेल्सियस पे ले ले, या फिर NBS NCS ले लें, दोनों एक ही तरीके से काम करता है। तो एक तरह का एफिशिएंट वे है ब्रोमिनेशन या फिर क्लोरिनेशन कराने का। लेकिन इनको यूज करते हैं हम अलाइलिक और बेंजाइलिक सिस्टम्स के अंदर, यानी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जो अटैच होगा उससे वो सब्स्टिट्यूट करता है इसको। बहुत डिटेल में बात करेंगे इसको आगे में। अब NBS क्या है, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, NCS क्या है, N क्लोरोसक्सिनामाइड। ये बनते हैं सक्सिनिक एसिड से, यानी सक्सिनिक एसिड को अगर आप अमीन से रिएक्ट कराओ, अमोनिया से रिएक्ट कराओ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे पानी बाहर जाएगा, यहाँ पानी बाहर जाएगा, ये बन जाएगा इस तरीके से NH2 लग जाएगा। फर्दर यहाँ से आप -NH3 कर दो, यहाँ तो पानी निकाल दो, नेक्स्ट अमोनिया निकाल दो, तो ये बन गया हमारा N ब्रोमो N सक्सिनिमाइड। दिस इज N सक्सिनिमाइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर आप उस H को ब्रोमीन से रिप्लेस करा तो किसी रिएक्शन को कराकर, यानी एक तो पहले उस H को निकाल सकते हो, N पे नेगेटिव चार्ज ला सकते हो, उससे HBr पे अटैक करा सकते हो, किसी और रिएक्शन किसी भी तरीके से आप रिएक्शन कराकर यहाँ ब्रोमीन से अटैच कर दो उसको, तो ये बन जाएगा हमारा NBS। अब ये जो ब्रोमिनेशन है, क्लोरिनेशन है, ये हमारा अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पे होता है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा क्या है, अलाइलिक पोजिशन, और यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे मान लो आपने दे दिया CH3, तो ये हमारा क्या है, बेंजाइलिक पोजिशन। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पे NBS डाल दिया तो यहाँ पर इस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ गया, यहाँ पे आपने NCS डाल दिया तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप क्लोरीन जोड़ सकते हो। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कार्बीन्स की, उसके फॉर्मेशन एंड इट्स स्टेबिलिटी। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to the channel for more videos. Thank you so much for watching. See you in the next one.